गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर विभूति भूषण, प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग, एसएनएस आरकेएस कॉलेज सहरसा आपका स्वागत करता है। मैं पिछले व्याख्यान में महरौली लौह स्तंभ के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारियाँ दे रहा था। उसमें प्राचीन भारत के जितने भी महत्वपूर्ण शासक थे उनके साथ महरौली लौह स्तंभ के चंद्र नामक राजा के साथ समीकरण किया गया, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के साथ ज़्यादा तारतम्य रखता था महरौली लौह स्तंभ का चंद्र नामक राजा। क्योंकि महरौली लौह स्तंभ के चंद्र नामक राजा का जो ख्याति के बारे में बताया गया है, वो सभी उपलब्धियां चंद्रगुप्त द्वितीय से मेल खाता है। जैसे महरौली लौह स्तंभ का चंद्र नामक राजा के बारे में कहा गया है कि वो बंगाल में एक संघ को पराजित किया था। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है कि पश्चिमी बंगाल के जो क्षेत्र है वहाँ के एक राजा चंद्र वर्मा था, उसे समुद्रगुप्त ने पराजित कर और उसके राज्य को अपने राज्य में समाहित कर लिया था। फिर कुमारगुप्त द्वितीय के अभिलेखों से ऐसा पता चलता है कि उसके शासनकाल में उत्तरी बंगाल का जो क्षेत्र है वो सम्मिलित था। वहाँ का पुंड्रवर्धन भुक्ति राज्य इसके अधीन थे। यानी कि गुप्त साम्राज्य में पुंड्रवर्धन नामक एक राज्य था। ऐसा प्रतीत होता है कि इससे पहले ये आपको बता दूं कि प्रयाग प्रशस्ति में
कहा गया है कि गुप्त साम्राज्य के उत्तर और उत्तर पूर्व क्षेत्र में कई राज्य थे, करीब 5 राज्य थे, जिसमें समतट, कामरूप, डवाक, कर्तरीपुर और नेपाल आदि आते हैं। ये सभी समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार करते थे। और ऐसा लगता है कि रामगुप्त के समय ये लोग गुप्त साम्राज्य से अलग हो गए हों और ये सभी एक संघ बना लिया होगा और इन्हीं संघों को चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित कर उसे अपने राज्य में समाहित किया होगा, जिसका वर्णन महरौली लौह स्तंभ में काव्यात्मक रूप से किया गया है। फिर इस स्तंभ लेख में कहा गया है कि वह राजा सिंधु नदी के 7 मुखों को पार कर बाहलिकों को जीता था। तो यहाँ बाहलिक शब्द से तात्पर्य बल्ख या बैक्टीरिया ही है, लेकिन महाभारत और रामायण का उद्धरण देते हुए इतिहासकार ये बताने का प्रयास किए हैं कि ये बाहलिक क्षेत्र पंजाब के आसपास के क्षेत्रों को कहा गया है, क्योंकि कुषाण लोग प्रारंभ में बाहलिक या बैक्टीरिया या बल्क क्षेत्रों में शासन किया था। उसके बाद वहाँ से पलायन कर और ये पंजाब क्षेत्र में आकर बस गए और इन क्षेत्रों को के शासक जो कुषाण थे उन्हीं लोगों को, कुषाणों को ही बाहलिक कहा जाने लगा कालांतर में। और चूंकि चंद्रगुप्त द्वितीय सिंधु नदी के जो कुछ धाराएं हैं उसको पार कर, सिंधु नदी के जो मुहाने हैं उसको पार कर और पंजाब क्षेत्र का जो कुषाण शासक था उन्हें पराजित किया था, इसी की चर्चा महरौली लौह स्तंभ में संभवतः की गई है।
हम देख चुके हैं कि शक लोग गुप्त साम्राज्य को कितना नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था, संभवतः समाप्त करने का ही प्रयास किया था, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बाहुबल से उसे परास्त कर और गुप्त साम्राज्य को शकों के अधीन होने से बचाया था, जिसकी चर्चा महरौली लौह स्तंभ में इस प्रकार की गई है कि वह राजा अपने बाहुबल से अपने राज्य को प्राप्त किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय शकों को मारकर और अपने बड़े भाई रामगुप्त को पदच्युत कर और खुद शासक बन गुप्त साम्राज्य का मान सम्मान का रक्षा करते हुए साम्राज्य की सीमा को दूसरों के घुसने से अक्षुण्ण रखा। इसमें इस महरौली लौह स्तंभ में एक जगह कहा गया है कि उसके ख्याति दक्षिण भारत में भी फैली हुई थी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो अधिकार था वो दक्षिण भारत में भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने अधिकार का विस्तार किया था। अपने गुप्तों का विदेश नीति में ही वैवाहिक संबंध स्थापित करना था। उससे वो कुछ राज्यों को अपने अधिकार में लिया था, जिसमें वाकाटक और कदंब आते हैं, जो दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण राज्य में से एक है। वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किया था, और जब प्रभावती गुप्ता की पति यानी वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई, तो संरक्षिका के रूप में प्रभावती गुप्ता वाकाटक राज्य चलाया, और इसके कार्यकाल में संपूर्ण जो अधिकार था वो गुप्तों के पास था। वाकाटकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने का एक मुख्य कारण शकों गुजरात और काठियावाड़ क्षेत्र के शकों को पराजित करना था, क्योंकि महाराष्ट्र के रास्ते शकों को परास्त करना ज़्यादा आसान था। और जब प्रभावती गुप्ता का शासन था, उसी समय संभवतः शकों को पराजित किया था, और उसके बाद कुषाणों को भी अपने अधिकार में लिया था। उसके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में समाहित कर लिया था। कदंब
शासक काकुत्य वर्मा की पुत्री का विवाह गुप्त राजकुमार के साथ हुआ था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह कदम्ब के साथ किया था और कदम्ब राज्य में कालिदास के साथ एक दूत मंडल भेजा था और कालिदास लौटने के बाद अपने वर्णन में कहता है कि काकुत्य वर्मन कदम्ब राजा शासक गुप्त शासक पर अपने राज्य का कार्यभार छोड़कर और खुद भोग विलास में रत हो गए। कुछ अन्य स्रोतों से भी इसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दक्षिण भारत के भी महत्वपूर्ण राज्य गुप्तों के अधीनता को स्वीकारते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय भगवान विष्णु का परम भक्त था, वैष्णव धर्मानुयायी था, जो महरौली लौह स्तंभ लेख में चंद्र नामक राजा के बारे में कहा गया है। महरौली लौह स्तंभ लेख की जो लिपि है वो गुप्त लिपि है, इसलिए भी कहा जा सकता है कि ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का ही संभवतः उपलब्धियां अंकित करवाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय को उसके कुछ सिक्कों पर भी चंद्र नाम लिखा गया है। इससे भी ये प्रमाणित होता है कि यह लेख चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में ही लिखा गया है। इन सभी तथ्यों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि यह लेख चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ही है, जो उसके मरने के उपरांत उसके पुत्र कुमारगुप्त के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया हो। क्योंकि महरौली लौह स्तंभ लेख के अनुसार वह राजा की मृत्यु हो चुकी थी। लेख लिखने के समय उस राजा की मृत्यु हो चुकी थी। इतिहासकारों का मानना है कि जो शक और कुषाण लोगों को चंद्रगुप्त द्वितीय सिंधु नदी को पार कर उन्हें हराया था, उसी ब्यास नदी के आसपास के क्षेत्रों में विजय पताका के रूप में इस स्तंभ का निर्माण किया गया होगा, जिस पे कुमारगुप्त द्वारा लेख अंकित करवाया गया और तुर्क
अरब आक्रमण के समय संभवतः इसे महरौली नामक स्थान पर लाकर और इसे स्थापित किया गया, जिसे अभी वर्तमान में हम महरौली लौह स्तंभ लेख के नाम से जानते हैं। मैं अपना व्याख्यान यहीं समाप्त करता हूँ। अगले व्याख्यान में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।